हेलो एंड वेलकम टू माय दिस न्यू सेशन। ना दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, वो टॉपिक हमारे और आपके लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है और वो टॉपिक हमारे देश, हमारे समाज से भी बड़ा एक जुड़ाव सा रखता है। और जहां तक रही बात एग्जामिनेशन की, तो आपके सिविल सर्विसेज, आपके यूपीएससी के एग्जाम में, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, आई एम श्योर कि ये जो टॉपिक आज मैं डिस्कशन में उठा रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे जीएस में पूछा जा सकता है, ये आपसे एसए में भी आ सकता है, इस पर निबंध भी आ सकता है लिखने के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे देश को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कौन सी है जिसे हमें अपने देश से खत्म करनी होगी? एंड आई एम श्योर कि आप सब मेरी इस बात पर एग्री करेंगे कि हमें सबसे पहले अपने देश से भ्रष्टाचार, करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये करप्शन ही है जो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने से रोक रहा है। ये करप्शन ही है जो हमारे देश के विकास के रास्ते में एक रुकावट है। और ये करप्शन ही है जिससे पूरा समाज, पूरा देश, मैं और आप बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। और कहीं ना कहीं जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर हमें इस करप्शन का सामना करना पड़ता है। और जब मैं करप्शन की बात करता हूं तो उस करप्शन में सबसे महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं राजनैतिक करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन। जिस तरीके से पॉलिटिकल करप्शन हमारे देश में चरम पर है, वो एक तरीके से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। क्योंकि जब हम अपने राजनेताओं को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है, जब हम देखते हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहा है, या देश के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत खराब इंप्रेशन जो है वो आम जनता पर पड़ता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि राजनीति में अच्छे छवि के, अच्छे कैरेक्टर के और साफ सुथरे लोगों को आना चाहिए, जिससे वो एक अच्छी संसद का निर्माण करें और अच्छी संसद से अच्छा कानून बने और अच्छे कानून से अच्छा समाज और अच्छे समाज से अच्छे देश का निर्माण हो सके। यहां मैं गांधी जी को भी कोट करना चाहूंगा। दोस्तों, गांधी कहा करते थे कि राजनीति में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में नैतिकता नहीं है, इफ पॉलिटिक्स इज विदाउट एथिक्स, नो दैट पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। अगर राजनेता नैतिकता के साथ राजनीति नहीं करेंगे तो कभी भी एक अच्छे देश, अच्छे समाज का हम निर्माण नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पर भारत की राजनीति में यही नैतिकता जो है वो खो गई है, जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा था तो उन्हें यह पता नहीं था कि गांधी जी की कही हुई बात को राजनेता इस तरीके से भूल जाएंगे। उन्हें यह पता नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसे नेता, ऐसे पॉलिटिशियंस हमको मिलेंगे जिनके ऊपर एक से एक आपराधिक मुकदमे, एक से एक भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। वरना शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब इतना हैवी लोडेड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और सारी चीजों को वो लिख करके गए, तो इस पर भी वो लिख देते कि अगर कोई पॉलिटिशियन जो है वो करप्शन के केसेस में पड़ेगा और वो इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। अब आज के टाइम पर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हिट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कदम उठाया है। क्योंकि आज तक, आजादी से लेकर के आज तक बातें तो बहुत हुई कि हमको एक साफ सुथरी राजनीति इस देश को देनी है। तमाम बॉलीवुड फिल्में भी आपने देखा होगा, हिंदी सिनेमा का ये बड़ा प्रिय विषय रहता है कि जब राजनेता जो है वो भ्रष्टाचार में होता है और हीरो उस पॉलिटिशियन को पकड़ता है, मारता है, तो पब्लिक बहुत ताली बजाती, बहुत खुश होती है सिनेमा हॉल में। लेकिन जैसे ही हम सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं हम सब भूल जाते हैं। तो बातें तो बहुत होती हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, लेकिन आज तक, आजादी से लेकर आज तक कभी कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया गया। क्योंकि हिंदी में कहावत है, कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं मतलब सभी वैसे हैं तो कौन किसके खिलाफ एक्शन लेगा? एंड हु इज गोइंग टू बेल द कैट?
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, क्योंकि आज आप हैं कुर्सी पर तो कल कोई और है कुर्सी पर। लेकिन फाइनली प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने इस पर एक एक्शन लेने का मन बनाया और फाइनली भारत सरकार ने, अमित शाह जी ने संसद के अंदर 130वां संवैधानिक संशोधन बिल जो है वो कल पेश किया। हालांकि उस बिल पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई और उसको फिर जेपीसी के पास भेज दिया गया। बट चलिए उस पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उस बिल में आखिरकार में क्या है। तो देखिए, इस बिल में साफ साफ कह दिया गया है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सभी को कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी अगर वो लोग 30 दिन, कम से कम 30 दिन या 30 से अधिक दिन जो है वो जेल में रहते हैं। तो ये एक कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे आंदोलन देखे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कि भ्रष्टाचार भारत से जाए, और खास तौर से पॉलिटिकल करप्शन जो है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको ये आंदोलन जो है याद होगा। भारत में ये आंदोलन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे जी के लीडरशिप में दिल्ली में बहुत चला था और तमाम जो है लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, युवा इस आंदोलन से जुड़े थे। मैंने भी बहुत कोशिश की थी इस आंदोलन से जुड़ने की, बट उस समय मेरा जो है सब प्रिपरेशन का दौर चल रहा था सिविल सर्विसेज का, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव पार्टिसिपेट इसमें कर नहीं पाया। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हाल के दिनों के, जब आप ये देखेंगे कि एक पॉलिटिशियन जो है वो कई दिनों तक जेल में रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई मंत्री बना हुआ है, मतलब उन्होंने पद से रिजाइन नहीं किया। अब इस बिल में यही कहा गया है कि भैया देखिए, ऐसा है, जेल से रह करके सरकार नहीं चल पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और ये 177 दिन, एक दो दिन नहीं, 177 दिन ये जेल में रहे और इतने दिनों के बाद भी ये मुख्यमंत्री बने रहे। और ये मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये फाइल साइन नहीं कर सकते, ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब है, जब राज्य का मुख्यमंत्री जेल चला गया तो राज्य चलेगा कैसे? आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, मेजर डिसीजन। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जनता का नुकसान होता है उसमें, क्योंकि राज्य की फंक्शनिंग रुक जाती है। अब ये जेल से ही जो है वो सरकार चला रहे, तो सरकार आप चला रहे, आप पद पर बने हुए हैं और आप पद पर है, लेकिन आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, तो आप कैसे जो है सरकार चलाएंगे? और कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने बड़ा खराब मैसेज देता है कि यार आदमी जो है वो जेल में है और जेल में रह करके भी मजे कर रहा है, वो जेल में रह करके भी मुख्यमंत्री बना हुआ है या मंत्री बना हुआ है। तो अब ये सब नहीं चलेगा। अब हमें अपनी राजनीति को साफ सुथरी राजनीति करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है तो पॉलिटिशियंस को ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जहां पर वो ये दिखाएं कि सबसे पहले हमारी ही कुर्सी आप ले लीजिए अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तो नैतिकता के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद को छोड़ दिया था। बट ऐसे पॉलिटिशियंस अब बहुत कम हैं जो नैतिकता के आधार पर, मॉरल ग्राउंड्स पर, एथिकल ग्राउंड्स पर अपना पद छोड़ दें। यहां तो पद की इतनी लालसा है, इतनी लालच है कि आदमी जेल चले जाने के बाद भी जो है वो पद छोड़ने को तैयार नहीं होता कि मेरा मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा या मैं मंत्री नहीं रहूंगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तमिलनाडु के एक बड़े फेमस मंत्री थे सेंथिल बालाजी, 8 महीने जेल में थे लेकिन पद नहीं छोड़ रहे थे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त डांट लगाई, बहुत कठोर बातें कही, तब जाकर के इनको पद छोड़ना पड़ा। इसी तरीके से आप देखिए सत्येंद्र जैन साहब, ये भी दिल्ली के मंत्री थे आम आदमी पार्टी में, 9 महीने जेल में रहे लेकिन कुर्सी पर बने रहे, मंत्री बने रहे। तो फाइनली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक डिबेट का मैटर बन जाती हैं। अब इसी सब चीजों को सही करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 130th अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया। अब इसमें कहा क्या गया मोटे मोटे तौर पर, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र और राज्य के उन मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में कम से कम 30 दिन के लिए हिरासत में हो या गिरफ्तार किए गए हो। तो अगर आप किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आप कन्विक्ट हो गए हैं, आप एक्यूज्ड हैं जिसमें 5 साल या 5 से अधिक साल की सजा है और उसमें आप 30 दिन
या उससे अधिक जेल में है अगर, तो आपको अपना पद छोड़ना ही पड़ जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप जमानत ले लेते हैं, 31st डे अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आप बिल्कुल अपने पद पर फिर से रीइंस्टॉल हो सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है। अब देखिए, इस चीज को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 75 में, ये आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये पूरा टॉपिक जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं, करप्शन इन पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 164 है और आर्टिकल 239AA, इन सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करके फिर गवर्नमेंट इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। बट क्योंकि जैसे ही अमित शाह साहब ने बिल पेश किया, जोरदार हंगामा हुआ क्योंकि विपक्ष को यह पसंद नहीं आया। अब विपक्ष इसको ड्रैकोनियन लॉ कह रहा है कि ये एक तरीके से ड्रैकोनियन लॉ है, सरकार जबरदस्ती हम पर यह कानून थोप रही है। तो तमाम अलग अलग लोगों ने अपनी जो राय है वो रखी, बिल को क्रिटिसाइज किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरफा कानून ला रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार ये काम कर रही है और ये बड़ा एक तरीके से गंभीर, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्योंकि दिस लॉ विल गिव एक्स्ट्रा पावर टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि आप किसी के ऊपर भी फेक जो है एलिगेशन लगा दीजिए, ईडी से लेके सीबीआई से लेकर के, और उसको आप 30 दिन के लिए अंदर जेल में रख दीजिए। क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी देखे गए हैं जहां लॉ को मिसयूज किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2013 का कि अगर कोई सांसद या विधायक 2 साल या उससे अधिक जेल में रहेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। आप देखिए, राहुल गांधी जो है एक केस में इन्वॉल्व हुए और उनको गुजरात की लोअर कोर्ट ने 2 ही साल की सजा दी। अगर लोअर कोर्ट चाहता 2 से कम दे देता, 2 से कम देता तो शायद उनकी लोकसभा की सदस्यता नहीं जाती, उनको बंगला नहीं खाली करना पड़ता। लेकिन ठीक 2 ही साल की सजा हुई और जैसे ही 2 साल की सजा हुई अब उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ गई, उनको अपना सांसद का जो घर है वो छोड़ना पड़ गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिली। बट ये एग्जाम्पल्स भी आते हैं जहां पर लॉ का मिसयूज होने लग जाता है। बट दैट डजंट मीन कि हम कोई कानून ना बनाए। हम राजनीति की जो ये सबसे बड़ी एक समस्या है भ्रष्टाचार, इस पर हम काम ना करें और इसको ऐसे ही चलने दें। बट एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि कानून बनाना, देश की राजनीति को साफ सुथरा करना ये बहुत अच्छा है, जिससे पब्लिक के सामने एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और एक छवि जो राजनेताओं की बनी हुई है इस देश के अंदर कि राजनेता है तो इसका मतलब है कि वो करप्ट ही होगा। समझ रहे हैं आप? पब्लिक भी अक्सर आपस में डिबेट करती, डिस्कशन करती तो यही बातें निकल जाती, अरे वो राजनेता, अरे वो मंत्री अरबों खरबों में खेल रहे हैं, अरे वो इतना भ्रष्टाचार किए हुए हैं। और तमाम लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए लालू प्रसाद यादव से लेकर के उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम ऐसे लीडर्स हैं, जयललिता आप देख लीजिए, कई नेता हैं जिनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे। तो हमें इसको साफ सुथरा करने के लिए कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब यह बात सच है कि इस बात की भी गारंटी लेनी चाहिए कि हम लॉ का मिसयूज कैसे रोकें, और अगर इसका गलत यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। तो कानून बनता है अगर, और ये जो है चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। हम एक लोकतंत्र के रूप में और अच्छे होंगे, उभरेंगे। बट एक दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो लॉ का मिसयूज ना करें। गवर्नमेंट जो है वो विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए जो है वो इस कानून का यूज ना करे, क्योंकि डाटा बताते हैं कि ईडी के 95% केसेस जो है वो विपक्ष के ही खिलाफ हैं, और आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो 2% है। तो सीबीआई से लेके ईडी ज्यादातर विपक्ष के ही पीछे पड़ी रहती है और कन्विक्शन रेट हो नहीं पाता। तो इसका मतलब है भाई आपने 30 दिन तक के लिए किसी को जेल में डाल दिया, उसकी कुर्सी तो चली गई। तो हमें इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हम एक हेल्दी, एक अच्छा कानून समाज में लेके आए और एक सशक्त राष्ट्र का हम निर्माण करें, ताकि आगे चल करके हमारा देश जो है वो एक विकसित भारत बने। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए फिर इजाजत। फिर
फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।